स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जीटी पोर्शन, जिसमें आपका रीजनिंग एंड आपके पास होगा आपका एप्टीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करें। मिक्स क्वेश्चन है इसमें आपके 30 to 35 राउंड अबाउट क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग से आते हैं, ठीक है, और एप्टीट्यूड से आते हैं, ठीक है। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 25 kg। अब एवरेज को समझने से पहले आपके पास होता है मीन किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब उसने कहा है एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25 kg। अब एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज वेट कितना है 25 kg, मीन्स यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सम ऑफ वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू मीन होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, विच इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 250। उसके बाद है एंड दैट ऑफ अदर 10 स्टूडेंट्स इज 35 kg, और नेक्स्ट 10 स्टूडेंट का वेट कितना, एवरेज वेट कितना है 35 kg। देन द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट का पहले एवरेज दिया, फिर उसने 10 स्टूडेंट का और एवरेज वेट दिया, उसने कहा टोटल एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सम ऑफ वेट ऑफ नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स कितना है, तो ये कितना नेक्स्ट के लिए कितना है 35 kg। 35 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 10, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 350। तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट का टोटल वेट 250 है, सेकंड 10 स्टूडेंट का टोटल वेट 350 है। तो उसने कहा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट क्या आ जाता है, एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना होगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल वेट कितना है, विच इज 250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 20, विच इज 0 0 6 20 30। तो एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज 30 kg, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी, in which AB equal to 5 centimeter, BC equal to 12 centimeter, AC equal to 30 centimeter, and angle B equals to 90 degree. Which of the following statement is correct? Tan C is equals to this, cosec A is equals to this, sin A equals to। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको कहा गया कि आपको बताइए कौन सा रेशियो करेक्ट है। तो हम पहले एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है, एंगल B इज 90 डिग्री, तो ABC बना लीजिए, ठीक है। उसने क्या कहा है, AB इज योर 5 सेंटीमीटर, AC is your 13 and BC is your 12, ठीक है। तो साइन कॉस टेन 3 वैल्यूज निकालते हैं, बाकी आपकी तो निकल, जैसे टेन सी है, टेन सी, अब इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टेन सी किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए इनकरेक्ट है। फिर आगे कोसेक ए, तो हम साइन ए निकाल लेते हैं, साइन ए किसके इक्वल है, साइन ए किसके इक्वल होता है, अब ये एंगल ए की बात की जा रही है अगर, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए, ए एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सॉरी, टेन ए कितना होगा, टेन ए किसके इक्वल होता है, रिपीट, टेन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन सी, टेन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे सी के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर है 5 और बेस है आपका 12, 5/12, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर आगे कोसेक ए, कोसेक ए मतलब ये एंगल ए है आपके पास, एंगल ए, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, तो हम साइन ए फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए किसके इक्वल है, साइन ए किसके इक्वल है, साइन इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन के सामने इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज योर 12 और हाइपोटेन्यूज योर 13, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 13/12, दिस पार्ट इज करेक्ट। अब उसने कहा साइन बी, अब बी इज 90 डिग्री, तो इस पे आप लोग वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट है। आप एक्यूट एंगल पे फाइंड आउट करते हैं, टेन ए कितना है 12/15, तो 15 तो ऑप्शन ही कोई नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। फिर आ गया कॉस सी, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, कॉस सी,
कॉस सी, कॉस सी क्या आ जाएगा, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी ये इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 12 अपॉन 13। तो 12 अपॉन 13, तो आपका बी और ई करेक्ट है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, पर चलिए इसको आपको बोनस मिल जाएगा, ओनली बी एंड ई इज करेक्ट। फॉर ए सर्टेन पीरियड सिंपल इंटरेस्ट on ₹1000 at 10% per annum is 100 more than that on ₹800। वो कह रहा है फॉर ए सर्टन पीरियड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 at 10% per annum। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट ए 10% पर एनम, टाइम पीरियड नहीं बताया है, तो 1000 पे क्या है, 1000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम आपको नहीं पता है, क्या है, इज 100 मोर, कितना है, 100 ज्यादा है किससे, देन दैट ऑन 800। तो सेम इंटरेस्ट अगर 800 पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड सेम के लिए, तो आपका क्या है, 100 ज़्यादा आता है, 100 अमाउंट आपको 1000 पे अगर 10% अगर हम अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट, तो आपको 100 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अगर सेम इंटरेस्ट आप 800 पे अप्लाई करते हैं। फाइंड दैट टाइम पीरियड, आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में से अगर आप टी कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 100 और ये 20 कैंसिल, ये 100 और ये कैंसिल, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 80 विच इज इक्वल्स टू 100। तो t इंटू 20 इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो t इक्वल्स टू 5 years। ऑप्शन इज योर सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर फोल्डिंग द अबव फिगर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है आपके पास लेफ्ट साइड, यहाँ से अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, मतलब यहाँ से लिफ्ट करके आप इसको यहाँ पे लाते हैं, विच ऑफ द फिगर इज ऑब्टेन्ड, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये टर्न होके यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, ये पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये घूम के यहाँ आएगा जब आप इसको फोल्ड करेंगे। तो जब आप फोल्ड करेंगे तो ये लाइन जो है ये उठ के इधर आएगी, अगर ये लाइन यहाँ पे आती है तो एरो इधर है तो एरो इधर आ जाएगा, तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगी, ये एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, अब देख लीजिए एरो यहाँ से यहाँ है, ये दोनों इस तरह से ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगी, ये है पर ये एरो अपवर्ड है, और फिर यहाँ से डाउनवर्ड, ऐसा नहीं है, दोनों एरो अपवर्ड रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अंडर रूट 625, ठीक है, यहाँ पे है 625 क्यूब का 4th रूट, तो अगर आप 625 देखते हैं और ये 3/4 लिख सकते हैं आप इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं 5⁴ एंड 3/4, ठीक है, 5⁴ करेंगे 625 आएगा, यह आ जाएगा 5 5⁴ इंटू 3/4, 4 और 4 कैंसिल, 5 क्यूब विच इज इक्वल टू 125। आंसर इज योर सी। नेक्स्ट है, हियर सम ऑफ द वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, आपके पास एक कंडीशन बनाई गई है, हिरपा निग मीन्स बैट बॉल, हिरपा निग मीन्स बैट बॉल, तो हिरपा एंड निग को क्या बनाया गया है, हिरपा मीन्स बैट एंड निग मीन्स बॉल, हिरपा is represented by bat and nig is represented by ball। किरपा निग means football, तो किरपा निग means football, तो किरपा means foot and nig means ball, तो निग बॉल हमने एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद है किरपा नड, किरपा नड मीन्स फुट मार्क, तो किरपा मीन्स फुट हमने पहले लिख लिया है, तो नड लिखते हैं, किरपा नड, तो किरपा मीन्स फुट हमने पहले लिख लिया, नड मीन्स मार्क, ठीक है। व्हाट
विच वर्ड वुड मीन्स मार्कशीट। तो मार्कशीट किससे बनेगा? तो मार्क मीन्स नड, ये लिख लिया हमने। अब शीट जो है, शीट के लिए क्या होगा? तो शीट हमारे पास यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है, ठीक है। तो नड यहाँ पे है, हिरपा किरपा, हिरपा नड। तो हिरपा किसके लिए है? बैट के लिए। बैट हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं आया। हिरपा किरपा भी नहीं है, किरपा नड भी नहीं है, क्योंकि नड तो ये है। किरपा किसके लिए है? किरपा फुट के लिए नहीं है। तो किरपा टाइएन रहेगा, क्योंकि नड आपका मार्क आ गया और टाइएन आपके पास कोई भी वर्ड नहीं है। यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो टाइएन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन टाइएन मीन्स शीट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल। अब आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत है। डायरेक्शन आपके पास क्या है? आप बैठेंगे अगर, तो जैसे आप बैठे हैं, आपके राइट साइड को हम हमेशा ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट को वेस्ट से, अपवर्ड्स को आप नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड्स को साउथ से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया, ठीक है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट हमने ये क्वेश्चन कर लिया, सेकंड ये भी कर लिया है हमने, फोर्थ ये भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, सिक्स्थ भी कर लिया, सेवन्थ भी कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एट्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो जो था वो आपका जो उसमें से नहीं है, रीजनिंग या एप्टीट्यूड में से नहीं है, तो वो आपको दूसरे सर करवाएंगे या मैम जो भी है। हम यहाँ पे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 7 किलोमीटर टू ईस्ट। तो अगर उसका स्कूल जहाँ कहीं भी है, तो वहां से वो स्टार्ट हो रहा है और ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब आपके राइट की तरफ जा रहा है, 7 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देन ही टर्न्स, देन ही टेक्स लेफ्ट। अब यहाँ से अगर वो इस तरफ जा रहा है तो डेफिनेट फेस इस तरफ है, और यहाँ पर उसका बैक है और यहाँ पे फेस है। तो दैट मीन्स यहाँ डाउनवर्ड्स उसका राइट होगा और अपवर्ड्स उसका लेफ्ट होगा, इसी तरह से। तो जब मूव कर रहा है ही टेक्स लेफ्ट, तो लेफ्ट मीन्स ही मूव्स अपवर्ड, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, देन ही टेक्स राइट। अब यहाँ से जा रहा तो इधर उसका राइट है और यहाँ पे उसका लेफ्ट है, यहाँ पे उसका राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है। नाउ ही टेक्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब यहाँ से वो राइट मूव कर रहा, यहाँ से उसने राइट टर्न ले लिया, राइट साइड यही था, राइट टर्न ले लिया। अब इधर जाएगा तो राइट ये है, लेफ्ट इस तरफ है उसका। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ पे उसने 2 किलोमीटर और वॉक किया। अगेन टेक्स राइट, अब ये उसका राइट है यहाँ पे, तो यहाँ से राइट को अगेन मूव करेगा। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, अब उसने अगेन 3 किलोमीटर वॉक किया। ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट है, हम डायरेक्शन बनाए ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो फेस उसका डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मीन साउथ की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द प्रॉब्लम एम्बेडेड। तो ये जो प्रॉब्लम फिगर ये है, अब आपको बताना ये जो प्रॉब्लम फिगर है ये इनमें से किस फिगर में प्रेजेंट है। तो ये बॉक्स है, बॉक्स तो बाहर सभी के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है ये कंडीशन इस तरह से, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, कौन से फिगर के? तो अब यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ बन जाएगा फर्स्ट में। क्या ये कंडीशन सेकंड में बन सकता है? कहीं नहीं बनेगा। यहाँ पर ये शेप तो आपकी बन जाएगी, लेकिन इस तरह से नहीं बन पाएगा, और यहाँ पे भी नहीं बन रहा। तो ये फिगर सिर्फ यहाँ पे बन रही है, और यही शेप आपकी यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ये 9th है, 9th भी हो गया। अब 10th पे बात करें, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह से है, 4 4 8 24 96 480 दिस एंड दिस। आपको ये क्वेश्चन मार्क जो वाली वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दैट मीन्स
अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8, 8 multiplied by 3 is 24, 24 multiplied by 4 is 96, 96 multiplied by 5, 96 multiplied by 5 कितना होता है, 5 6 30 0 3 and 45 48. That means this number multiplied by 6, यह जगह 480 multiplied by 6, तो 480 multiplied by 6 कितना होगा, 0 2780 2880 सॉरी 2880, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। तो फर्स्ट ये ऐसे है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 96, 96 मल्टीप्लाइड बाई 4 480, तो 480 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ गया आपके पास 2880। ठीक है, अब 2880 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 11th पे। एज आफ्टर रिकैलकुलेट ये आपको वही कराएंगे, ये आ जाएगा नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो आपको पता है कि भाई सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सबसेट है रियल नंबर्स के या रैशनल के, आप लोग कह सकते हो। सारे नेचुरल नंबर्स आपके पास रैशनल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ट्रू। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉल प्राइम नंबर क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, दैट मीन दिस स्टेटमेंट 2 is incorrect and statement 1 is correct. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. तो most appropriate answer आपको चूज करना है। both statement 1 and 2 are correct, तो both तो correct नहीं है, आपके पास statement 1 correct है और statement 2 incorrect है। तो both statement 1 and 2 are incorrect, दोनों incorrect भी नहीं है। ठीक है, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास PQRS 13, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ये 15th क्वेश्चन। PQRS आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल में है, दैट मीन सर्कुलर टेबल एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। तो उनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। तो अगर ये सेंटर की तरफ कोई भी बैठेगा, तो अगर आप इसको ध्यान से समझिए, इस तरफ है उसका फेस, तो दैट मीन्स ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है। दैट मीन्स अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो लेफ्ट होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो राइट होगा, राइट साइड, उसके राइट साइड होगा। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो राइट साइड की तरफ होगा, और क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। आर इज टू द राइट ऑफ पी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो आर है वो पी के राइट पे है, आर इज टू द राइट ऑफ पी। हियर इज योर पी, दैट मीन्स उसके लिए राइट यहाँ पे है और लेफ्ट यहाँ पे है, तो आर इज टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, अब ये जो है आर, तो आर के लिए राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। आर इज टू द राइट ऑफ पी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एंड सेकेंड टू, अब आर जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, दैट मीन्स यहाँ और यहाँ पे कोई इंसान है, एस यहाँ पर है। एस अगर यहाँ अंदर है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, इस तरफ। आर इज टू द राइट ऑफ पी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के लेफ्ट में है लेकिन सेकंड पोजीशन पे। एस के लेफ्ट के फर्स्ट में ये एक पोजीशन हमें नहीं पता और सेकंड पे आर आ गया, यहाँ तक करेक्ट हो गया। टी इज नॉट बिटवीन पी एंड एस, टी इज नॉट बिटवीन पी एंड एस, तो टी जो है पी और एस के बीच में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, टी इज नॉट बिटवीन पी एंड एस, तो अगर टी को हम यहां रखते हैं दैट मीन्स टी इज बिटवीन पी एंड एस, टी यहाँ पे बिटवीन पी एंड एस हो गया, लेकिन उसने कहा टी इज नॉट बिटवीन पी एस, तो टी हम लोग यहाँ रख लेते हैं।
टी हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब टी किसके बीच में हो गया, आर और एस के बीच में हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बच गया, सिर्फ पी क्यू, क्यू यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो क्यू बी बिटवीन पी एंड एस हो गया। तो कोई प्रॉब्लम, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में, लेकिन सेकंड में कौन सा है, आर यहाँ पे, तो इसके फर्स्ट में पी है और सेकंड में क्यू है, ऑप्शन इज क्यू, ठीक है। ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब ये विटामिन है, ये हम लोग नहीं कराएंगे, ये इसके बाद है 18th, ठीक है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, इन हाउ मैनी डेज बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर ए कैन डू द वर्क इन 15 days, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, और ए अलोन उस काम को 15 days में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, हम क्या करते हैं, हम 1 day इक्वल्स टू 1 वर्क कंसिडर करते हैं। इन क्वेश्चंस में 1 day जो होता है, 1 day इक्वल्स टू 1 वर्क, मतलब एक दिन में एक ही काम किया जा रहा है। तो अगर 25 अगर ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, दैट मीन देयर आर 10 वर्क्स, और वो दोनों मिलके एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 1 day वर्क कितना होगा। अगर ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया 1 day इक्वल्स टू 1 वर्क, तो 10 days किसके इक्वल हो जाएंगे, 10 वर्क के इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, उस 10 कामों में से एक काम कर पा रहे हैं, तो हम इसका 1/10 पार्ट कर लेते हैं। ए प्लस बी इज 1 day वर्क। सिमिलरली एज 1 day वर्क कितना हो जाएगा, ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, अगर ए किसी काम को 15 days में कर रहा है, दैट मीन 1 day इक्वल्स टू 1 वर्क, ऐसा ही है। तो अगर वो ए किसी काम को 15 days में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, एक ही काम कर पाएगा। ए किसी काम को 15 days में कर रहा है, तो मतलब हमने उस काम को 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो उस एक दिन में उस 15 में से एक ही काम कर पा रहा है, तो मतलब वो 15th का 1/15 काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास है 20 1 day वर्क, हम निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो बी का आपको फुल डे वर्क मिल जाएगा। तो ए प्लस बी अगर आपके पास 1/10 है, ए प्लस बी इज 1 day वर्क, तो ए इज 1 day वर्क कितना है 1/15, तो बी इज 1 day वर्क कितना आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 33 माइनस 2 1/30, तो बी इज 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/30, तो बी कैन डू द कंप्लीट वर्क इन 30 days, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटीरियर एंगल an interior angle of a regular polygon is 135 degree। an interior angle of a regular polygon, एक रेगुलर पॉलीगन क्या आती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे हमारे पास स्क्वायर है, तो एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि सारी साइड इक्वल लेंथ की। An interior angle of a regular polygon is 135 degree, the polygon is an hexagon, square, octagon, pentagon, जो भी। तो 1 इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन किसके इक्वल होता है, जनरल फार्मूला किसके इक्वल होता है, n-2 n इंटू 180, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल दिया गया है n-2 n विच इंटू 180 डिग्री। 1 एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है इसके, तो 1 एक्सटीरियर एंगल अगर ये है तो ये इक्वल आ जाएगा 135 के, तो
ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इधर आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। अगर मैं इसको अगले स्टेप में ही करूँ तो ठीक रहेगा, n-2 अपॉन n विच इज इक्वल टू 135 अपॉन 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 36, ठीक है। तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 इधर, तो ये हो जाएगा 36n माइनस, ये कितना आ जाएगा 72, विच इज इक्वल टू n इधर हो जाएगा तो 27n, तो 36n माइनस 27n इक्वल्स टू 72, दिस इज योर 9n इक्वल्स टू 72, तो 9 8 तो दैट मीन्स n इक्वल्स टू 8। 8 को हम क्या कहते हैं, ऑक्टागन। तो कितने होंगे आपके पास, ये होगा ऑक्टागन। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सेंट्राइड क्या होता है बच्चे, सेंट्राइड होता है कि इस साइड का मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स अगर ज्वाइन करते हैं, इस साइड का मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स जब ज्वाइन करते हैं, और इस साइड का मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स जब ज्वाइन करते हैं, वो जिस पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं उसको हम सेंट्राइड कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि सेंट्राइड इफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी, अब बी सी का मिड पॉइंट अगर डी है और उसका पॉइंट है 2 4 एंड वर्टेक्स ए इज 2 -3 और ए के वर्टेक्स है 2 -3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल। आपको ये जो सेंट्राइड ओ है इसका आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अब ये डिवाइड किया जाता है, ये जो पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट, ये सेंट्राइड जो पॉइंट है, इन मीडियंस को किस पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ऐसे मैं इसको यहाँ रफ में बनाऊं अलग से, ए और डी एक पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 -3 एंड डी के कोऑर्डिनेट है 2 4, ठीक है। और ये जो है ओ एक पॉइंट है जो ए डी को डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशो में। सेंट्राइड इसी में डिवाइड होता है, इसी रेशो में डिवाइड करता है मीडियन को। तो फार्मूला बन जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ बन जाएंगे, ऑफ पॉइंट ओ, ठीक है। तो हियर इज योर 2:1 है, तो ये m:n हो गया, और ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो फार्मूला डायरेक्ट आ जाएगा mx2, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस n इज 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 इज योर 2, तो m प्लस n कितना हो जाएगा 2 + 1। फिर my2 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 अपॉन 2 + 1, 2 2 4 4 and 2 6 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 एंड 8 - 3 इज योर 5/3। तो वैल्यू आ जाएगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 and 5/3। पॉइंट इज योर डी, ठीक है बेटा। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये आपके पास जीके से आ गया। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी नहीं है हमारे में। नेक्स्ट आ गया द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ, हाँ 23 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो दिया गया है 1:3, 1/4, 1/5, 1/3 = 1/4 = 1/5। तो दिस इंप्लाइज, अगर ये इनका रेशियो है, दिस इंप्लाइज साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएंगी,
अगर ये एक ट्राइंगल हम बनाए ए बी और सी, इन तीनों का रेशो क्या दिया गया है, A:B:C, तो ए हम लोग लिख सकते हैं 1/3x, बी हम लोग लिख सकते हैं 1/4x, एंड सी हम लोग लिख सकते हैं 1/5x। इफ द सेमी पैरामीटर इज 47, सेमी पैरामीटर क्या होता था, आप लोगों ने हीरोन्स फार्मूला किया है A+B/C2, इसको हम लोग सेमी पैरामीटर कहते हैं। तो सेमी पैरामीटर अगर आपके पास 47 दिया गया है, दैट मीन्स A+B+C किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 47 कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सेमी पैरामीटर। अब उसने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, तो आपको लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि A+B+C आपके पास 94 के इक्वल आ गया। A कितना है 1/3x, B इज 1/4x एंड C इज योर 1/5x इक्वल्स टू 94। तो x कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 94। ठीक है, तो इसका आप लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60 विच इज मल्टीप्लाइड बाई x। तो दिस इज योर 20 प्लस 15 प्लस 12 इक्वल्स टू 94। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, x इक्वल्स टू 5 और 2 7, 1 2 3 4 47/60 equals to 94, 47/2, that means x equals to 120। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा, a आपके पास 1/3x है, तो 1/3 ऑफ x, हम सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, दिस मीन्स x इक्वल्स टू 120। तो a आपके पास है 1/3x, दिस इज 40, b आपके पास है 1/4x 30 एंड c आपके पास है 1/5x। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द रूट्स। अरिथमेटिक मीन 26 क्वेश्चन, ये 23rd हो गया, ये हमारे में नहीं है। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन्स of the roots of a quadratic equation are 8 and 5. Arithmetic mean and geometrical means of the roots of quadratic equation। तो अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं let a and b are the roots of quadratic equation, तो this implies arithmetic mean between a and b कितना होगा, a+b/2 एंड ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ AB। अब उसने कहा है इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, तो रूट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका अरिथमेटिक मीन कितना है 8 एंड ज्योमेट्रिकल मीन कितना है 5। दिस इंप्लाइज a+b इक्वल्स टू 16 एंड AB इक्वल्स टू 25। आप यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तब उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है बनता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। x² माइनस, ये रूट्स हैं तो ये उनका सम हो रहा, सम ऑफ रूट्स कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आपके पास है, सॉरी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ए बी का अंडर रूट है तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 25। तो ये ए बी क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है विच इज इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आ गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, 26 हो गया, नेक्स्ट आ जाए 27। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर पेयर
ऑफ द फॉलोइंग, इनका आपको फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास 15 is to 256 प्रोपोर्शनल टू 18 is to, अब ये 15 है और ये है 16 स्क्वायर, तो ये 18 है, तो ये 19 स्क्वायर हो जाएगा। एंड 19 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 361। तो ये 50% क्वेश्चन हो गए आपके पास। नेक्स्ट बाकी वाले जो इसके पार्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो तब के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसके साथ ही आपको मिल जाएगा, पर वीडियो लेंथी हो गया, जैसे 35 मिनट्स का हो गया और लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। चलिए बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास।